हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। महेश द्वारा घर से निकाल दिए जाने के बाद लता और गायत्री के पास टैक्सी का किराया चुकाने के लिए भी पैसे नहीं थे और इसी बहस में गायत्री ने टैक्सी ड्राइवर को खरी खोटी सुना दी थी, जिसकी वजह से ड्राइवर ने चिल्ला चिल्लाकर सबको इकट्ठा कर लिया था। उसमें से कुछ लोग गायत्री और लता को जानते थे। वह लोग इस तमाशे का वीडियो बनाने लगे थे। एक औरत रेखा शुक्ला, जो कि लता को जिंदल परिवार के फैमिली डिनर पर मिली थी, उसने भी लता को बुरा भला बोल दिया, लेकिन लता उसे कोई जवाब नहीं दे रही थी क्योंकि उसे पता था कि इससे मामला बिगड़ सकता था। लेकिन गायत्री चुप नहीं रह सकी। उसने रेखा पर पलटवार करते हुए कहा, ओ हेलो, तुम हमें ज्ञान देने वाली होती कौन हो? हम कहीं भागे नहीं जा रहे। फिलहाल कुछ प्रॉब्लम है इसलिए पैसे चुका नहीं पा रहे। रेखा ऐसे ही किसी जवाब के इंतजार में थी। उसने तुरंत पूछा, क्या प्रॉब्लम है? क्या मिस्टर दीक्षित तुम लोगों को पॉकेट मनी नहीं देते? लगता है महेश दीक्षित बहुत कंजूस आदमी है, या फिर उसे तुम दोनों पर भरोसा नहीं है। यह सुनते ही गायत्री ने दलील दी, अपनी जुबान संभाल कर बात करो। रेखा ने हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि हम सब बेवकूफ हैं? तुम दोनों माँ बेटी की घटिया हरकतों के बारे में मुझे सब कुछ पता है। तुम्हारी माँ एक रखैल है और तुम भी। रेखा की बात सुनकर गायत्री गुस्से से कांपने लगी। उसने कहा, कमीनी तेरी यह हिम्मत, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। गायत्री के यह कहते ही सब लोग आपस में बातें करने लगे। क्या यह सच में महेश दीक्षित की बेटी है? लगती तो नहीं। देखा नहीं कैसे गाली देकर बात कर रही है। यह सब सुनकर गायत्री उन सबको थप्पड़ मारने जा रही थी, लेकिन लता ने उसे रोक लिया। गायत्री बहुत गुस्से में थी। लता की पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए उसने कहा, माँ छोड़ो मुझे। तुमने सुना नहीं उसने हम दोनों को क्या कहा? आज इस कुतिया को सबक सिखा कर रहूंगी मैं। अगर ऐसा नहीं किया तो वह पूरी दुनिया में ऐसी बातें करती फिरेगी। लता गायत्री को डांटते हुए चिल्लाई, अपना मुंह बंद रख गायत्री। अगर तूने ड्राइवर के साथ झगड़ा नहीं किया होता तो यह नौबत ही नहीं आती। कभी तो अपनी अक्ल का इस्तेमाल कर लिया कर। वह औरत जानबूझकर तुझे उकसा रही है ताकि तू उसके साथ झगड़ा करके खुद ही बदनाम हो जाए। लता की बात सुनकर रेखा ने हंसते हुए कहा, हूँ, अकल की तो आपको भी जरूरत है मिसेस दीक्षित। आपकी इस बेटी ने आपका सब प्लान चौपट कर दिया। अगर मैं आपकी जगह होती तो कब का ऐसी बेटी से अपना रिश्ता तोड़कर खुद को बचा लेती। यह सब सुनकर गायत्री को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन लता ने उसे पकड़ रखा था, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकती थी। लता ने एक गहरी सांस ली और ड्राइवर से कहा, भैया, मेरी बेटी की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। वह थोड़ी नासमझ है, लेकिन आप तो समझदार मालूम पड़ते हैं। आप प्लीज़ उसके मुंह मत लगिए। और रही बात पैसों की, तो मैं कुछ न कुछ इंतज़ाम करके आपको आपके पैसे देती हूँ। लता के नरम मिजाज से ड्राइवर थोड़ा शांत हुआ। उसने कहा, मैं यही तो कह रहा था कि प्यार से बात करो, लेकिन नहीं, तुम लेडीज लोग कुछ ज़्यादा ही घमंडी हो। एक तो मेरा पैसा नहीं दे रहे थे, ऊपर से मेरे ऊपर ही चढ़ रहे थे। अगर मैंने खुद पर काबू नहीं रखा होता तो इसे उसी वक्त लाफा मार देता। यह सुनकर लता ने फिर एक बार ड्राइवर से माफ़ी मांगी और उसे भरोसा दिया कि वह तुरंत ही पैसों का बंदोबस्त करेगी, लेकिन उसके लिए उसे कुछ वक्त चाहिए। लता की बात सुनकर ड्राइवर ने कहा, ठीक है, लेकिन अब मैं सिर्फ भाड़ा नहीं लेगा। अभी तुम लोगों ने मेरा इतना टाइम खोटी किया, उसका और मेरा भेजा खराब किया, उसका भी हर्जाना देना पड़ेगा। यह सुनकर लता ने अपने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, कितना पैसा देना है यह बताओ। ड्राइवर ने कह दिया, 5,000 से 1 रुपया कम नहीं लूंगा। लता समझ रही थी कि ड्राइवर मौके का फायदा उठा रहा था। 5,000 रुपये तो वो पूरे दिन में भी नहीं कमाता होगा, लेकिन अभी वह जल्द से जल्द इस मामले को निपटाना चाहती थी, इसलिए वह सहमत हो गई और उसने ड्राइवर को बताया कि वह किसी दोस्त को पैसे लाने के लिए कॉल कर रही है। ड्राइवर ने फिर एक बार बीड़ी जलाई और गाड़ी के बोनेट पर बैठ गया। लता ने अपना फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल किया। सब लोग लता को घूर रहे थे। कॉल कनेक्ट होते ही लता ने कहा,
हेलो विकास, कैसे हो बेटा? मैं एक प्रॉब्लम में हूँ। क्या तुम मुझे थोड़े पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो? विकास महेश का असिस्टेंट था। महेश के कश्यप ग्रुप ज्वाइन करने के बाद भी विकास उसके साथ ही काम करता था। लता ने विकास का बहुत ख्याल रखा था। बहुत बार उसे ज़रूरत पड़ने पर लता ने पैसे भी दिए थे। हालांकि लता की बात सुनकर विकास ने उसे जवाब दिया, सॉरी मिसेस दीक्षित, लेकिन महेश सर ने मुझे क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि मैं आपको एक भी रुपया ना दूं। यह सुनते ही लता ने पूछ लिया, क्या यह उन्होंने तुमसे कब कहा? विकास ने बताया, अभी थोड़ी देर पहले। आप लोग अभी लिंक स्क्वायर मॉल के पास हो ना? वहां पर भीड़ में से किसी ने आप लोगों का वीडियो वायरल कर दिया है। आप लोगों की वजह से सर की बहुत बदनामी हुई है, इसलिए वह आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। यह कहने के बाद विकास ने सीधा फोन काट दिया। लता गुस्से से कांप रही थी। इस विकास को वह बहुत पहले से जानती थी। महेश के साथ काम करने के अलावा वह कई बार घर के कामों में भी लता की मदद करता था, जैसे कि ग्रोसरीज लाना, पंखा लाइट वगैरह ठीक करना। और फिर जब महेश ने कश्यप ग्रुप ज्वाइन किया, तब वह महेश के साथ काम करने के लिए उसके पीछे पड़ा था। हालांकि महेश को विकास पसंद नहीं था। उसे ऐसा लगता था कि विकास इतना भी काबिल लड़का नहीं है कि उसे कश्यप ग्रुप में भी साथ रखा जाए। तब लता ने ही महेश को मनाया था कि वह विकास को एक चांस दे, लेकिन आज उसी विकास ने लता का फ़ोन काट दिया था। लता को यकीन नहीं आ रहा था कि एक 2 कौड़ी के इंसान की इतनी हिम्मत कैसे हो गई। ड्राइवर ने बीड़ी नीचे फेंकते हुए ताना मारा, क्या हुआ मैडम? कौन आ रहा है आपके पैसे चुकाने? लता को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वह खुद पर काबू कर रही थी। रेखा ऐसा मौका कहाँ छोड़ने वाली थी। उसने ड्राइवर से कहा, भैया जाहिर सी बात है कि सामने वाले ने बिना इसकी मदद किए फ़ोन काट दिया है। आज आपका दिन खराब है भैया, जो ऐसी कंगाल माँ बेटी को आपने टैक्सी में बिठाया। रेखा का बस एक ही मकसद था कि वह इस तमाशे को बड़े से बड़ा बनाए। अब लता से भी रहा नहीं गया। उसने रेखा की तरफ देखकर धीरे से कहा, आप मिसिस शुक्ला है ना? हम लोग जिंदल परिवार के फैमिली डिनर पर मिले थे। मैं कब से देख रही हूं कि आप हमारे मामले में अपनी टांग अड़ा रही हैं। आपको हमसे कोई जलन है क्या? यह सुनकर रेखा ऐसे हंस पड़ी जैसे उसने कोई जोक सुन लिया हो। उसने लता को जवाब दिया, जलन? और वह भी तुम लोगों से? ऐसी बेवकूफ़ों जैसी बात करने से पहले अपना और मेरा स्टेटस तो देख लेती मिसेस दीक्षित। आपके पास टैक्सी के पैसे चुकाने के भी पैसे नहीं है, और मेरी उंगलियों में पहनी अंगूठियों को देखिए। हर एक अंगूठी की कीमत इस टैक्सी की कीमत से भी ज़्यादा है। यह कहते हुए रेखा ने अपना हाथ ऊपर किया। लता ने देखा कि रेखा ने अपनी हर एक उंगली में अंगूठी पहनी थी। लता ने कहा, अगर आप इतनी ही अमीर हैं तो आप ही मुझे 5,000 रुपये उधार दे दीजिए। सबको पता चल जाएगा कि आप कितनी दयालु हैं। यह सुनकर रेखा ने लता का मजाक उड़ाते हुए कहा, आप अपनी मीठी बातों से दुनिया को बेवकूफ़ बना सकती हैं मिसेस दीक्षित, लेकिन मुझे नहीं। आपको पैसे देने के बदले मैं अपने पैसे जला देना पसंद करूंगी। रेखा ने लता की कीमत 2 कौड़ी की कर दी थी। लता मुश्किल से खुद पर काबू कर रही थी। उसने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, मिसेस शुक्ला, आपको इस तरह से हमारी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। अगर मैंने पलटवार करना शुरू किया तो आपको यहाँ से भागना पड़ जाएगा। यह सुनकर रेखा को भी गुस्सा आ गया। उसने लता को जवाब दिया, और तुम्हें आता भी क्या है मिसेस दीक्षित, या फिर लता कहूँ? मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। तुम एक अनपढ़ औरत हो। अपनी जवानी में तुमने पैसों के खातिर बहुत सारे आदमियों के साथ अपना मुंह काला करवाया है, और जब आखिर में कोई भी तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता था, तब एक सिक्योरिटी गार्ड ने तुम्हें सहारा दिया और तुमसे शादी भी की, और फिर तुम दोनों की यह बेटी पैदा हुई। रेखा को लता का अतीत और उसका कैरेक्टर बताने में 1 मिनट भी नहीं लगा। उसके आसपास खड़ी औरतों को गॉसिप करने के लिए फिर एक टॉपिक मिल गया। इसका मतलब यह लड़की महेश दीक्षित की सगी बेटी नहीं है। कैसे होगी? रेखा ने बताया ना कि वह उस सिक्योरिटी गार्ड की बेटी है। इस लता ने किसी तरह महेश दीक्षित को अपने जाल में फंसा लिया होगा, और फिर अपने पति और सगी बेटी को छोड़कर महेश के साथ अब्रॉड चली गई, और अब वापस इंडिया लौटकर सबको यह कहती फिरती है कि यह बहुत अमीर परिवार से है। ओह, अब समझ आया।
लेकिन मिस्टर दीक्षित इतने होशियार आदमी है, इतने सालों में क्या उन्हें इस औरत की हरकतों के बारे में बिल्कुल पता नहीं चला होगा? क्या पता, लेकिन मैंने सुना है कि महेश दीक्षित के साथ इसका एक बेटा भी है, जो कि महेश को अपनी जान से भी प्यारा है। यह सब बातें सुनकर आखिर में रेखा ने कहा, इस लता का कोई भरोसा नहीं। मुझे लगता है कि यह बेटा भी महेश दीक्षित का सगा बेटा नहीं है। महेश को यह बात पता चल गई होगी और गुस्से और शर्मिंदगी के मारे उसने दोनों माँ बेटी को घर से निकाल फेंका होगा। यह सुनकर वापस से सब औरतें आपस में बातें करने लगी। हाँ, यही हुआ होगा। अगर किसी आदमी को यह पता चले कि उसने जिस बेटे को अपना मानकर प्यार किया था दरअसल वह नाजायज था, तो कितना भी भला इंसान होगा वह यही करेगा जो मिस्टर दीक्षित ने किया है। मुझे तो मिस्टर दीक्षित पर बहुत दया आ रही है। धीरे धीरे भीड़ भी बढ़ने लगी थी। जो नए लोग तमाशा देखने आए थे उनमें से कुछ लोगों ने गायत्री को पहचान लिया। एक आदमी ने गायत्री की तरफ इशारा करते हुए कहा, अरे यह तो मिस दीक्षित है। इसकी तो आहूजा ग्रुप के रुद्र आहूजा के साथ शादी होने वाली थी ना, लेकिन लोग इसे यहाँ घेर कर क्यों खड़े हैं? दूसरा एक आदमी जो कि पहले से खड़ा था उसने समझाते हुए कहा, अरे भाई, इस लड़की और उसकी माँ को उसके घर से निकाल दिया गया है। उन लोगों के पास टैक्सी का किराया चुकाने के भी पैसे नहीं है, इसलिए टैक्सी ड्राइवर ने उन दोनों को रोक कर रखा है। यह सुनकर सब लोग चौंक गए कि रुद्र आहूजा की मंगेतर की यह हालत हो गई है कि टैक्सी का किराया भी नहीं चुका सकती। और फिर सब लोग गायत्री की बेइज्जती करने लगे। एक आदमी ने सबको बताया कि वह एक याच पार्टी पर गया था, वहां पर गायत्री का मेकअप उतर गया था। तब जाकर पता चला कि वह हमेशा मेकअप लगाती हैं, इसलिए इतनी खूबसूरत दिखती हैं, लेकिन असल में वह बहुत बदसूरत है। यह जानकर सब लोग गायत्री पर हंसने लगे। उन लोगों ने उसका पूरा अतीत बताकर उसका मजाक उड़ाया। इस बीच किसी ने तो यह भी कह दिया कि गायत्री असल में एक मर्द था जो ऑपरेशन करवाकर औरत बनी है। यह सब सुनकर गायत्री को इतना गुस्सा आ रहा था कि उसकी आंखें नम होने लगी थी। उसने उन लोगों पर चिल्लाते हुए कहा, अगर तुम लोगों ने मेरे खिलाफ एक और शब्द कहा ना तो मैं तुम सब पर मानहानि का केस कर दूंगी। यह सुनते ही रेखा ने गायत्री को ताना दिया, टैक्सी का किराया चुकाने के पैसे तो है नहीं और कोर्ट जाने की बात कर रही है। लॉयर की फीस कहाँ से चुकाएगी? जो भी हो गायत्री, लेकिन इन सब की बातें सुनकर मुझे तो समझ आ गया कि जिंदल के बेटे ने तुझे क्यों रिजेक्ट कर दिया। उसे तेरे असली कैरेक्टर के बारे में पता चल गया होगा, और वैसे भी ऐसी बदसूरत लड़की से कौन शादी करेगा। रेखा की बात सुनकर गायत्री ने पलटवार किया, मेरी बात छोड़, तूने कभी अपनी बेटी की शक्ल देखी है? उसकी शक्ल तो सुअर जैसी है। तू क्या सोचकर उसे फैमिली डिनर में लाई थी? तुझे क्या लगा था कि जिंदल का बेटा उसे पसंद कर लेगा? यह सुनकर रेखा के चेहरे पर से हंसी गायब हो गई। उसने गायत्री को उंगली दिखाते हुए गुस्से से कहा, तूने मेरी बेटी को सुअर कहा? अब समझ आया कि महेश दीक्षित ने तुझे अपने घर से बाहर क्यों निकाल दिया, क्योंकि तेरी जुबान किसी बाजारू औरत की तरह है। यह सुनकर गायत्री की आंखें गुस्से से लाल हो गई। रेखा के पास खड़ी एक औरत ने कहा, रेखा जी, आप क्यों इसके मुंह लग रही हैं? वैसे भी यह महेश दीक्षित की बेटी नहीं है। पता नहीं यह किसका खून है। जब इसकी माँ ही इतनी बेशर्म है तो इससे क्या उम्मीद की जा सकती है? यह सुनते ही गायत्री ने दलील दी, तुम लोगों को पता भी है मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने अब्रॉड से मास्टर्स किया है। गायत्री की बात सुनते ही किसी ने तुरंत ताना मारा, अच्छा, तुम्हारा बाप एक सिक्योरिटी गार्ड था, उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए जो उसने तुम्हें अब्रॉड पढ़ाई करने भेजा? यह सुनकर गायत्री को समझ नहीं आया कि वह क्या जवाब दे। रेखा ने गायत्री का मजाक उड़ाते हुए कहा, बताओ बताओ, तुम्हारे बाप ने अब्रॉड की पढ़ाई का खर्चा कैसे उठाया? या फिर तुम भी अपनी माँ की तरह पैसों के लिए हर किसी आदमी के साथ हा हा हा। यह सुनकर गायत्री गुस्से से कांपने लगी थी, लेकिन वह सच्चाई हरगिज नहीं बता सकती थी कि अंतरा ने जॉब करके उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाया था। गायत्री कुछ भी बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन लोगों के मुंह से अंतरा की तारीफ नहीं सुन सकती थी। औरतों के झगड़े से अब टैक्सी ड्राइवर इरिटेट हो गया था।
गाड़ी के बोनेट से उतरकर वह गायत्री के पास गया और उसने बड़ी बेरुखी से कह दिया, ए हीरोइन, बहुत देख लिया तेरा नाटक। इन लोगों के साथ तेरा जो भी लफड़ा है वह बाद में सुलटा। पहले मेरे पैसे दे, उसके लिए भीख मांग, किसी के साथ सो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे अगले 10 मिनट में पैसे नहीं मिले ना तो मैं पुलिस बुलाऊंगा। यह सुनते ही लता आगे आई और ड्राइवर की तरफ मुस्कुराकर कहा, अरे नहीं भैया, ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप शांत हो जाइए। यह कहने के बाद लता ने गायत्री की तरफ देखकर उसे घूरा और उसे चुप रहने के लिए कहा। उसके बाद लता ने थोड़ा कुछ सोचा और एक बार फिर उसने विकास को कॉल किया। सामने से कॉल उठते ही विकास की आवाज़ सुनाई दी, मिसेस दीक्षित, आप बार बार मुझे डिस्टर्ब करना बंद कीजिए। लता ने आंखें बंद करके अपने गुस्से पर काबू किया और मदद की भीख मांगी। विकास बेटा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें कॉल कर रही हूँ। मुझे सिर्फ 5,000 रुपयों की ज़रूरत है। तुम जब लौटाने के लिए बोलोगे तब मैं लौटा दूंगी। इसके जवाब में विकास ने कहा, मैं आपको जानता ही नहीं, इसलिए 5,000 तो दूर 1 रुपया भी नहीं दे सकता। मैंने आपको बताया ना कि महेश सर ने मुझे स्ट्रिक्टली कह दिया है कि मैं आपकी कोई भी मदद ना करूं। अगर आपको हिंदी समझ नहीं आती तो इंग्लिश में समझाऊं। विकास के इतनी बेरुखी से बात करने के बाद भी लता हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने कहा, देखो विकास, मैंने शुरू से तुम्हें अपने परिवार की तरह माना है, इसलिए अगर महेश नहीं होता तब भी हम दोस्त होते। तो हमारी दोस्ती के खातिर तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। जल्दी से मुझे 5,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दो। इसके जवाब में विकास ने लता को ताना दिया, आपको गलत फहमी है मिसेस दीक्षित। अगर महेश सर नहीं होते तो मेरी आपसे मुलाकात भी नहीं होती। आप मुझे यह बताओ कि अगर महेश सर ना होते तो आप थीसिस लिखने में मेरी मदद कर पाती? क्या मेरी डिग्री पाने में आप मेरी मदद कर पाती? खुद को महेश सर से कंपेयर ना ही करो तो अच्छा है। यह सुनकर लता ने अपने दांत पीस लिए। यह वही विकास था जो कभी यह कहता था कि लता उसकी दूसरी माँ है, लेकिन अब उसने लता को अपना दुश्मन बना लिया था। लता ने बड़ी मुश्किल से खुद को थोड़ा शांत किया और कहा, विकास, तुम्हें क्या लगता है कि मैं दीक्षित परिवार में वापस नहीं लौट पाऊंगी? यह सुनते ही विकास ने लता का मजाक उड़ाते हुए कहा, आप कभी दीक्षित परिवार की थी ही नहीं। आपकी बेटी भी बंसल परिवार से है, इसलिए महेश सर का घर आपका नहीं है। विकास की बात सुनकर लता ने गुस्से से कहा, ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है विकास। महेश को मुझे डाइवोर्स देना आसान नहीं रहेगा। कभी ना कभी तो बेबस होकर उसे मेरे पास आना पड़ेगा, और तब भी मुझे यह बात याद रहेगी कि तुमने मेरी मदद नहीं की थी। तब मैं तुम्हें। लता अपनी बात पूरी करे उसके पहले कॉल डिस्कनेक्ट हो चुका था। विकास ने फिर एक बार उसका फ़ोन काट दिया था। यह जानकर लता गुस्से से कांप रही थी। गायत्री ने लता के पास आकर पूछा कि विकास उसकी बात माना या नहीं। लता ने अपना सिर ना में हिलाया। अचानक उसे कुछ सूझा और उसने गायत्री से कहा, एक काम करो, अपने जर्मनी वाले बॉयफ्रेंड को कॉल करके उससे पैसे मांगो। तुमने ही कहा था ना कि वह तुम्हारे प्यार में मरे जा रहा है, तो थोड़े बहुत पैसे तो दे ही देगा। यह सुनकर गायत्री चौंक गई। उसने लता को बताया, हाँ, लेकिन उसे कैसे कॉल करूं? वह तो अभी अंतरा के साथ होगा ना। लता ने इरिटेट होते हुए कहा, ओफो, पहले यहाँ का मामला सुलझाना ज़रूरी है, जल्दी से कॉल कर उसे। गायत्री के पास लता की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने कॉल डायल किया। घंटी बज रही थी, लेकिन कोई उठा नहीं रहा था। लता ने इशारा करके पूछा कि क्या हुआ। गायत्री ने कहा, फ़ोन नहीं उठा रहा है, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, आज पता नहीं उसे क्या हो गया है। गायत्री ने यह बोला ही था कि अचानक ही सामने से फ़ोन उठा लिया गया। गायत्री ने एक्साइटेड होकर जर्मन भाषा में कहा, पॉल, मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए। क्या तुम मुझे 1,000 यूरोज़ ट्रांसफ़र कर सकते हो? गायत्री के यह पूछने के बाद सामने से कोई जवाब नहीं आया। गायत्री ने फिर एक बार पॉल का नाम पुकारा। इस बार फ़ोन की दूसरी तरफ से किसी ने पूछा, गायत्री। यह किसी औरत की आवाज़ थी। गायत्री ने पूछा, तुम कौन हो और पॉल का फ़ोन तुमने क्यों उठाया? गायत्री के यह पूछते ही सामने वाली औरत ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? और हाँ, पॉल तुम्हें कोई पैसे नहीं देने वाला।
फ़ोन रखो। यह सुनकर गायत्री ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली। उसने फ़ोन पर कहा, तुम कौन होती हो मुझे यह सब कहने वाली? पॉल और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वह मेरा बहुत वक्त से इंतज़ार कर रहा है। तुम उसे फ़ोन दो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। गायत्री की बात सुनकर सामने वाली औरत ने गायत्री का मजाक उड़ाया। तुम्हारे जैसी बदसूरत लड़की से कौन प्यार करेगा? पॉल ने मेरा पिछले 10 सालों से इंतज़ार किया है और अब हम दोनों साथ हैं, इसलिए तुम किसी भी गलतफहमी में मत रहना। गायत्री कोई जवाब दे उसके पहले ही कॉल कट चुका था। गायत्री ने टेंशन में फिर से नंबर डायल किया, लेकिन सामने से उसे बस यह सुनने मिला कि उसका बैलेंस खत्म हो चुका है, इसलिए उसे फिर से रिचार्ज करना पड़ेगा। गायत्री भूल गई थी कि उसने एक इंटरनेशनल कॉल किया था। गायत्री की लता से नज़रें मिलाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। ड्राइवर फिर से ताना देने लगा, तुम दोनों का सच में कोई रिश्तेदार है या फिर ऐसे ही फ़ोन करने का नाटक कर रही हो? अब गायत्री की आंखों में आंसू आ गए। उसने रोती हुई आवाज़ में लता से कहा, माँ तुम मनीषा आंटी को कॉल करो ना, वह तुम्हारी मदद करने से कभी मना नहीं करेगी। यह सुनकर लता चिढ़ गई। उसने कहा, कुछ बोलने से पहले कभी तो सोच लिया कर। तुम्हें पता है ना मनीषा अब्रॉड क्यों चली गई? गायत्री को याद आया कि मनीषा का नाम अब भागे हुए मुजरिमों की लिस्ट में आ चुका था, इसलिए उसकी हर एक मूवमेंट पर गवर्नमेंट की नज़र रहती होगी। अगर लता ने उसे कांटेक्ट किया तो लता भी फंस जाएगी। वह लोग सोच रहे थे कि अब किसे कांटेक्ट किया जाए। तब तक एक गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। वह ऋषभ मलिक की गाड़ी थी। रास्ते पर इतनी सारी भीड़ थी, इसीलिए ऋषभ बार बार हॉर्न बजा रहा था। जैसे जैसे लोग हटते जा रहे थे, ऋषभ आगे बढ़ रहा था। वह मन ही मन बड़बड़ा रहा था कि इतनी भीड़ क्यों जमा हो रखी है। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही ऋषभ की नज़र लोगों के बीच में खड़ी लता और गायत्री पर पड़ी। उसने गाड़ी रोककर हंसते हुए पूछा, अरे श्री श्री महेश दीक्षित की पत्नी इस तरह रास्ते के बीच में क्यों खड़ी हैं? टैक्सी ड्राइवर ने ऋषभ की खिड़की के पास आकर पूछा, साहब आप इन्हें जानते हो? यह सुनकर ऋषभ दरवाज़ा खोलकर बाहर आया। उसने अपने सनग्लासेस निकालकर गायत्री को घूरते हुए कहा, बिल्कुल जानता हूँ। ऋषभ का जवाब सुनकर ड्राइवर खुश हो गया और कहने लगा, भगवान का लाख लाख शुक्र है साहब, यह दोनों मेरी टैक्सी से यहाँ आई हैं, लेकिन इनके पास पैसे ही नहीं थे। कब से लोगों को फ़ोन लगा रही हैं, लेकिन कोई इन्हें पैसे देने को तैयार ही नहीं है। आप तो काफ़ी अमीर लगते हो। अगर आप इनके दोस्त हो तो मेरा भाड़ा आप ही चुका दीजिए। धंधे का टाइम है, प्लीज़। यह सुनकर ऋषभ ने ड्राइवर से पूछा, इनको तुम्हें कितने पैसे देने हैं? ड्राइवर ने बताया, 5,000। ऋषभ ने लता और गायत्री का मजाक उड़ाते हुए कहा, सिर्फ 5,000? यह कहकर ऋषभ गायत्री को घूरते हुए मुस्कुरा रहा था। ऋषभ की नज़र ने गायत्री के अंदर गुस्से की आग लगा दी। वह लता के पीछे छुप गई। लता भी ऋषभ को पहचान गई थी। वह मन ही मन बड़बड़ा रही थी कि उसके सारे दुश्मनों को आज ही मिलना था। हालांकि अब उन लोगों के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। अब सारा मामला ऋषभ पर निर्भर करता था। ऋषभ ने फिर से अपने सनग्लासेस वापस पहन लिए और कहा, 5,000 क्या, 50,000 होते तो भी मैं इन लोगों की मदद करता। मिस्टर दीक्षित से मेरी काफ़ी अच्छी पहचान है। उनकी बीवी और उनकी लवर की मदद करना मेरा फ़र्ज है। यह सुनते ही सब लोग दंग रह गए। बीवी और लवर, मतलब यह महेश दीक्षित की बेटी नहीं बल्कि लवर है। यह तो सबसे बड़ा धमाका था। भीड़ में एक दो जर्नलिस्ट भी मौजूद थे। ऋषभ के से खुलासा करते ही वह लोग तुरंत आगे आ गए। वे सभी ऋषभ से और इन्फॉर्मेशन लेने और गायत्री से सवाल पूछने के लिए तैयार हो गए। जर्नलिस्ट को पता था कि ऋषभ मलिक बहुत ही मुंह फट आदमी है, इसलिए आज उन लोगों को ज़रूर एक सनसनीखेज खबर मिलने वाली है। एक रिपोर्टर ने पूछा, मिस्टर मलिक, आपको यह कैसे पता चला कि मिस्टर दीक्षित की बेटी उनकी लवर है? इसके जवाब में ऋषभ ने कहा, देखो यार, यह उन लोगों के घर का मामला है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता। वह यहाँ सामने ही खड़ी है, आप लोग उसी से क्यों नहीं पूछ लेते? हालांकि मैं मिस्टर दीक्षित के बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगा। मिस्टर दीक्षित एक इंटरनेशनल डिज़ाइनर रहे हैं। उन्होंने अब्रॉड में भी बहुत काम किया है और मिसेस दीक्षित भी उनके साथ सालों से हैं। लेकिन क्या है कि मर्द की ज़ात ही कुछ ऐसी होती है
जवान लड़की को देखकर बेचारे हमेशा फिसल जाते हैं। अब वह लड़की भले ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट रही हो जिसमें बहुत सारे लोगों ने सफ़र किया हो, मिस्टर दीक्षित भी उसमें सफ़र कर ले तो दिक्कत क्या है। ऋषभ के यह बोलते ही सबकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। ऋषभ मुस्कुराया। उसने अपने वॉलेट से पैसे निकालकर ड्राइवर को दिए और कहा, यह लो पैसे, अब एक भी शब्द बोले बिना यहाँ से निकल लो। ड्राइवर को वहाँ पर रुकने का कोई शौक नहीं था। वह तुरंत अपनी टैक्सी में बैठा और निकल गया। हालांकि रिपोर्टर्स वहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। ऋषभ ने लता और गायत्री की तरफ नफरत की नज़र से देखते हुए कहा, अब तुम लोगों के पास दो ऑप्शन हैं, मेरे साथ चलो या फिर यहीं रहकर इन रिपोर्टर्स को इंटरव्यू दो। यह सुनकर गायत्री ने लता की तरफ देखा। उसे लता की आंखों में हैरानी और शक दोनों दिखे। गायत्री ने तुरंत सफाई दी, माँ इसकी बकवास पर ध्यान मत दो, मैं ऐसी औरत नहीं हूँ। मेरा महेश के साथ ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, वह तुम्हारा पति है, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। गायत्री की बात सुनकर ऋषभ ने कहा, अगर सच में तुम्हारा महेश के साथ ऐसा रिश्ता नहीं था तो उसने तुम्हें अपने घर में क्यों रहने दिया? तुम तो उसकी सगी बेटी भी नहीं हो, तुम तो एक मामूली सिक्योरिटी गार्ड की बेटी हो, फिर एक इंटरनेशनल डिज़ाइनर तुम्हें अपने साथ क्यों रखेगा? यह सुनकर गायत्री ने अपने दांत पीसते हुए कहा, अपना मुंह बंद रखो ऋषभ। ऋषभ ने गायत्री से कहा, तुम दुनिया भर की घटिया हरकतें कर सकती हो लेकिन मैं बोल भी नहीं सकता। तुमने कभी सोचा कि जिंदल परिवार ने तुम्हें क्यों रिजेक्ट कर दिया? क्योंकि उन्हें भी तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में पता है और मुझे तो यह भी पता है कि तुम्हारे आज तक किस किस आदमी के साथ संबंध रहे हैं। तुम चाहो तो मैं उन्हें यहाँ बुलाकर मिस्टर दीक्षित से मिलवा सकता हूँ। ऋषभ की बात सुनकर लता समझ गई थी कि ऋषभ उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। उसने तुरंत गायत्री को चुप कराया और ऋषभ से कहा, मिस्टर मलिक, आपने आज हमारी मदद की, उसके लिए थैंक यू। हम आपके साथ ही चलेंगे। इतना बोलकर लता गायत्री को लेकर ऋषभ की गाड़ी में बैठ गई। धीरे धीरे बाकी भीड़ भी वहां से निकलने लगी। जर्नलिस्ट ऋषभ को सवाल पूछना चाहते थे लेकिन ऋषभ उन लोगों को नज़रअंदाज करते हुए ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और गाड़ी निकाल ली। लता और गायत्री दोनों पीछे वाली सीट में बैठी थी। गाड़ी मुंबई शहर के ट्रैफिक से गुजर रही थी। कुछ देर खामोश रहने के बाद लता ने ऋषभ से पूछा, आप हमारे साथ क्या करना चाहते हैं मिस्टर मलिक? ऋषभ ने रियर व्यू मिरर में देखकर जवाब दिया, घबराओ मत मिसेस दीक्षित, मैं आप लोगों के साथ कुछ गलत नहीं करने वाला। यह सुनकर लता ने कहा, मुझे पता है कि आप यह सब अंतरा के लिए कर रहे हो, लेकिन अंतरा ऑलरेडी कबीर जिंदल के बच्चे की माँ बनने वाली है। जिस औरत के दिल में आपके लिए कोई फीलिंग ही नहीं है, उसके लिए इतना सब क्यों कर रहे हो? लता के यह कहते ही ऋषभ ने उसे जवाब दिया, यह पैंतरा मेरे पर मत आजमाओ। जब अंतरा की शादी होगी तो मैं उसे जाकर आशीर्वाद दूंगा। जब उसका बच्चा पैदा होगा तो मैं उसके साथ जाकर खेलूंगा। अब अगर अंतरा के खिलाफ मुझे भड़काने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। यह सुनते ही लता का चेहरा काला पड़ गया। उसने कहा, मिस्टर मलिक, मैं आपसे बड़ी हूँ, आप मेरे साथ इस तरह कैसे बात कर सकते हैं? लता के यह कहते ही ऋषभ ने अपना असली मिजाज दिखाते हुए कहा, मुझसे रिस्पेक्ट की उम्मीद ही मत रखना, मैं बहुत बदतमीज आदमी हूँ। कब से तुम्हें आप और मिसेस दीक्षित कह रहा हूँ तो सिर पर चढ़ रही हो। एक बात समझ लो, अब तुम्हारे अच्छे दिन खत्म होने वाले हैं क्योंकि तुम्हारी बहन जैसी दोस्त डॉक्टर मनीषा पाटिल मेरे कब्जे में है। यह सुनकर लता दंग रह गई। क्या? यह नहीं हो सकता, यह नामुमकिन है। ऋषभ ने कहा, नामुमकिन? लगता है तुम्हें तुम्हारी दोस्त से मिलवाना ही पड़ेगा। इतना बोलकर ऋषभ ने म्यूजिक का वॉल्यूम बढ़ा दिया और इसी के साथ पूरी गाड़ी कांपने लगी। ऋषभ की गाड़ी लंबे समय तक दौड़ने के बाद शहर के ट्रैफिक को पीछे छोड़ आई और एक फार्म हाउस के गेट से अंदर आकर रुकी। छोटे से आंगन में जंगली घास उगाई थी। घास आदमी जितनी लंबी थी। जब हवा चलती तो एक सरसराहट की आवाज़ आती। शाम की सूरज की रोशनी बहुत कम थी। यह नज़ारा किसी डरावनी हॉरर फिल्म का एहसास दिला रहा था। गायत्री ने लता के हाथों को कसकर पकड़ लिया। लता ने गायत्री को घूरा और उसके हाथ को झटक दिया। ऋषभ आगे था। उसने मुड़कर देखा कि गायत्री रुकी हुई थी
उसने गायत्री को ताना दिया। तुम्हें क्या अब अपनी गोदी में उठाकर ले चलूं? गायत्री की आंखें नम हो गई। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं आ रही, मुझे वापस जाना है। ऋषभ ने गायत्री के पास वापस आकर कहा, यहाँ से वापस जाना इतना आसान नहीं है, और मेरे सामने नखरे तो बिल्कुल मत दिखाना। गायत्री ने जोर से रोते हुए कहा, तुम आखिर चाहते क्या हो हमसे? किस बात का बदला ले रहे हो? ऐसे धीरे धीरे मारने से अच्छा है कि एक ही झटके में हमें खत्म कर दो। यह सुनकर ऋषभ ने कहा, मन तो बहुत कर रहा है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वैसे भी आज नहीं तो कल तुम लोगों को अपने किए की सज़ा तो मिलनी ही है। मैं तो बस थोड़ा ब्याज वसूल कर रहा हूँ। ऋषभ के यह कहते ही लता ने मजाक उड़ाते हुए कहा, पहले यह तो पता कर लो कि जिसके लिए यह ब्याज वसूल कर रहे हो वह सलामत है भी या नहीं। यह सुनते ही ऋषभ चौकन्ना हो गया और बोला, अब तुम लोगों ने अंतरा के साथ क्या किया? गायत्री बोलने ही वाली थी कि लता ने उसे जोर से धक्का दिया, जिसकी वजह से गायत्री के शब्द उसके मुंह में ही रह गए और उसकी जगह पर लता ने कहा, मुझे लगता है कि आपको हमारे साथ सवाल जवाब करने के बदले अंतरा के बारे में पता लगाना चाहिए। वैसे भी यह आपकी जगह है, और जैसा कि आपने बताया, अगर मनीषा भी यहाँ है तो उस पर नज़र रखने के लिए आपके आदमी भी ज़रूर होंगे, इसलिए हमारे भागने का भी सवाल नहीं है। तो आपको पहले अंतरा की सेफ्टी देखनी चाहिए। लता की बात सुनते ही ऋषभ थोड़ा घबरा गया और उसने पूछा, सेफ्टी मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? इसके जवाब में लता ने बताया, आपको तो पता ही होगा कि अंतरा अपने काम से फिलहाल जर्मनी गई हुई है। वहाँ के किसी गुंडे को अंतरा बहुत पसंद आ गई है, लेकिन वो तो हर किसी को रिजेक्ट कर देती है। यह बात आपसे बेहतर कौन जान सकता है? ऊपर से अनजान देश और अंतरा बिल्कुल अकेली, पता नहीं उसके साथ क्या होगा। यह सुनते ही ऋषभ गुस्से से कांपने लगा। उसने लता को धमकी दी, अगर अंतरा को कुछ हुआ ना तो तुम दोनों की लाश भी नहीं मिलेगी, याद रखना। इतना बोलकर वो भागते हुए अपनी कार में बैठा। गाड़ी को रिवर्स करते हुए उसने किसी को कॉल किया और वहां से निकल गया। यह देखकर गायत्री को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने लता से कहा, माँ, बहुत अच्छा मौका है, चलो यहाँ से भाग निकलते हैं। इसके जवाब में लता ने बहुत ही गंभीर आवाज में कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ऋषभ इतनी जल्दी वापस नहीं आने वाला। पहले अंदर चलकर देख तो ले कि सच में मनीषा यहाँ है भी या नहीं। यह सुनते ही गायत्री चिढ़ते हुए बोली, अरे माँ, क्या फ़र्क पड़ता है कि वह यहाँ है या नहीं? माना कि मनीषा ने हमारी बहुत मदद की है, लेकिन बदले में हमने भी उसे अच्छे खासे पैसे दिए हैं। फिलहाल उसे बचाने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने बारे में सोचना पड़ेगा। गायत्री की यह बात बिल्कुल ठीक थी कि जब मुसीबत आती है तो लोग अपनी जान पहले बचाते हैं। इसलिए उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि लता मनीषा को बचाने के लिए क्यों इतना बड़ा जोखिम उठा रही थी। गायत्री पैनिक हो रही थी, लेकिन लता बिल्कुल शांत थी। उसने कहा, गायत्री, जब मुसीबत आती है तो बेचैन होने से नहीं, बल्कि शांत रहने से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है। लता की बात सुनकर गायत्री ने जवाब दिया, कैसे शांत रहूं माँ? तुमने सुना नहीं ऋषभ कैसी बातें कर रहा था? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। लता ने गायत्री को दिलासा दिया, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार मनीषा से मेरी बात हो जाएगी तो ऋषभ भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब चुपचाप चलो मेरे साथ। यह बोलकर लता घर की तरफ चलने लगी। पूरा इलाका शांत था, सिर्फ कीड़ों की आवाज़ और हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। घर के अंदर जाकर लता ने मनीषा को ढूंढना शुरू किया। आखिरकार उसे एक कमरे के कोने में एक औरत बैठी दिखी। उसकी पीठ लता की तरफ थी। लता ने आवाज़ लगाई, मनीषा। लता की आवाज़ सुनकर वो औरत कांप उठी और डर के मारे ज़ोर से चीखने लगी, मैं मनीषा नहीं हूँ, मैं मनीषा नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज़ मेरे पास मत आना। लता आगे बढ़ी और उसका कंधा झकझोर कर उससे कहा, मनीषा मैं हूँ, लता, तुमने मुझे पहचाना नहीं? इस वक्त मनीषा कहीं से भी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं लग रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, उस पर गंदगी के बड़े बड़े धब्बे थे, और जो पैंट उसने पहनी हुई थी वो इतनी गंदी थी कि उसका असली कलर भी समझ नहीं आ रहा था। मनीषा के आधे बाल सफ़ेद थे और झाड़ियों की तरह बिखरे हुए थे।
मनीषा ने लता को ध्यान से देखा और पहचानने की कोशिश करते हुए कहा, तुम तो माधुरी हो। तुम अपनी मौत के बदले मेरी जान लेने आई हो ना? लेकिन मैंने तुम्हें नहीं मारा। मैंने तो बस तुम्हें बचाया नहीं था। डिलीवरी में तुमने एक बेटी को जन्म दिया था, बहुत खून बह रहा था, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं बचाया, बस तुम्हें मरते हुए देखती रही। लेकिन तुम्हारी मौत का असली जिम्मेदार वो बदमाश है। उसने तुम्हें धोखा दिया, उसी ने मुझे तुम्हें बचाने नहीं दिया। वही तुम्हारा खूनी है। महेश दीक्षित ही असली गुनहगार है। उसे सजा दो, मुझे नहीं। मनीषा ऐसे बोल रही थी जैसे उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया हो। लता ने आह भरी और मनीषा को पकड़कर बगल में पड़ी एक कुर्सी पर बिठाया और फिर मनीषा के चेहरे को अपने दोनों हथेलियों के बीच पकड़कर कहा, मुझे ध्यान से देखो मनीषा, मैं लता हूं। मनीषा ने लता को गौर से देखा और उसके चेहरे के डर के हाव भाव गुस्से में बदलने लगे। उसने कहा, लता दीक्षित, यह सब तुम्हारी गलती है। तुम्हारी वजह से आज मेरी यह हालत हो गई है। मैं तुम्हें मार दूंगी, जान से मार दूंगी। यह कहते हुए मनीषा लता का गला पकड़ने के लिए उस पर झपटी, लेकिन उसी वक्त लता तुरंत अपनी जगह से हट गई, जिस वजह से मनीषा सीधा जमीन पर गिर गई। जमीन पर गिरते ही साथ वो एक बार फिर बेहोश हो गई। लता और गायत्री कुछ करते उससे पहले ही उन्हें किसी की आहट सुनाई दी। लता ने गायत्री को चुप कराते हुए कहा, कोई तो आ रहा है। अब वहां खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? मेरी मदद करो। गायत्री का चेहरा डर के मारे पीला पड़ चुका था। माँ और बेटी ने मिलकर मनीषा को वहीं एक बेड पर लिटा दिया। यह एक पुराना घर था। कमरे में ज़्यादा सामान नहीं था। एक कोने में सूखे घास का ढेर पड़ा था और कमरे में एक अजीब सी गंदी बदबू आ रही थी। गायत्री ने भद्दा सा चेहरा बनाकर अपनी नाक ढकते हुए कहा, ऋषभ जैसे अमीर आदमी ने ऐसी गंदी जगह क्यों चुनी होगी? यह सुनते ही लता ने कहा, यह जगह ऋषभ ने नहीं, मैंने चुनी थी। लता की बात सुनकर गायत्री दंग रह गई। उसने पूछा, माँ तुमने? लेकिन क्यों? लता ने गायत्री को बताया, यह तब की बात है जब माधुरी प्रेग्नेंट थी। वह महेश का पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। मैंने माधुरी को बेवकूफ़ बनाकर यहाँ पहुँचा दिया था ताकि महेश अब्रॉड के लिए निकल पाए। उस वक्त क्या क्या हुआ था इसके बारे में गायत्री को ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन लता के इस सीक्रेट के बारे में सुनकर वह हक्की बक्की रह गई थी। दूसरी तरफ बर्लिन में अभी भी टेंशन का माहौल था। अब तक गरिमा का कुछ पता नहीं चल पाया था। अब तो आकर्ष भी हर जगह गरिमा की तलाश करने के बाद वापस आ चुका था। उसकी आंखें लाल थी और चेहरे पर गिल्ट साफ दिख रहा था। अंतरा ने आकर्ष के असिस्टेंट राजेश की मदद से आकर्ष को बिस्तर पर लेटाया और राजेश को पानी देने के लिए कहा। आकर्ष ने नजरें चुराते हुए कहा, अंतरा, मैं गरिमा को नहीं ढूंढ पाया। यह सुनकर अंतरा ने आकर्ष को दिलासा देते हुए कहा, आकर्ष, पहले तो तुम शांत हो जाओ और खुद को संभालो। हालांकि आकर्ष को फिलहाल खुद की चिंता नहीं थी। उसने अंतरा से पूछा, क्या तुमने पुलिस को कॉल किया था? इसके जवाब में अंतरा ने बताया, हाँ, पुलिस से बात हो गई है। मतलब मैंने खुद नहीं की, क्योंकि मुझे जर्मन नहीं आती। मैंने किसी और से कॉल करवाया था। पुलिस गरिमा को ढूंढ निकालेगी, तुम फिक्र मत करो। राजेश ने आकर्ष को पानी का गिलास दिया। आकर्ष पानी पी रहा था, तब तक अंतरा का फ़ोन बजा। वह मिस्टर शैडो का कॉल था। अंतरा ने जल्दी से फ़ोन उठाकर पूछा, कुछ पता चला? सामने से मिस्टर शैडो की आवाज़ सुनाई दी, हाँ, गरिमा मिल गई है। यह सुनते ही अंतरा ने आकर्ष की तरफ देखा और खुशी से बोल पड़ी, आकर्ष, गरिमा मिल गई। अंतरा की बात सुनकर आकर्ष में अचानक एक नई फुर्ती आ गई और वह एक झटके से उठकर अंतरा के पास आ गया। अंतरा ने फ़ोन को कान से हटाकर उसका लाउड स्पीकर ऑन कर दिया। अंतरा कुछ बोले उसके पहले आकर्ष ने पूछ लिया, कहाँ है गरिमा? प्लीज़ जल्दी बताइए, मैं अभी उसे लेने जा रहा हूँ। फ़ोन के दूसरी तरफ से मिस्टर शैडो ने पूछा, तुम तो आकर्ष हो ना? जवाब में आकर्ष ने बताया, जी सर, मैं आकर्ष हूँ। सॉरी, आपने हमारी मदद की, उसके लिए मैंने थैंक यू भी नहीं कहा। लेकिन मैं गरिमा को लेकर बहुत परेशान हूँ। वह ठीक तो है ना? मुझे बताइए वो कहाँ है? आखिर मिस्टर शैडो ने बताया, गरिमा बिल्कुल ठीक है। वह थोड़ी देर में होटल पहुंच जाएगी। अंतरा ने पूछा,
गरिमा को कोई चोट तो नहीं आई ना? यह सुनकर मिस्टर सैडो ने हिचकिचाते हुए कहा, अब वह तो जब गरिमा आएगी तब तुम खुद देख लेना। हालांकि मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जितना तुम लोग सोच रहे हो, गरिमा की हालत उतनी खराब नहीं है। मिस्टर सैडो ने यह कहा ही था कि डोरबेल बजी। राजेश ने दौड़कर दरवाज़ा खोला। तब तक आकर्ष और अंतरा भी वहां तक पहुंच चुके थे। सामने गरिमा खड़ी थी। अंतरा और आकर्ष ने गरिमा को ऊपर से नीचे तक देखा कि उसे कहीं चोट तो नहीं आई। सब लोग गरिमा का रास्ता ब्लॉक करके खड़े थे। गरिमा ने उन लोगों से कहा, अरे मुझे अंदर आने दोगे या नहीं? और मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो? यह कहते हुए गरिमा उन लोगों के बीच से चलकर अंदर गई और अंगड़ाई लेते हुए सोफे पर बैठ गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन वह अंतरा और आकर्ष का रिएक्शन देखकर समझ गई और उबासी लेते हुए कहा, टेंशन की कोई बात नहीं है, सब अंडर कंट्रोल है। मुझे उसे पैसे नहीं देने पड़े, मैंने मामला ऐसे ही रफा दफा कर दिया। अंतरा बहुत ध्यान से गरिमा को देख रही थी। उसने अभी भी कल वाली काली ड्रेस ही पहनी हुई थी। उसके घुंघराले बाल और ज़्यादा उलझे और गीले थे, मानो उन्हें धोया गया हो। वो थकी तो दिख रही थी, मगर घायल बिल्कुल नहीं थी। आकर्ष को समझ नहीं आ रहा था कि गरिमा एकदम नॉर्मल कैसे दिख रही थी। वह गरिमा को पूछने जा रहा था, उसके पहले ही गरिमा उससे कहने लगी, यह क्या, तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? कल रात सोए नहीं ना? अभी भी तुम्हारे कुछ और कॉन्सर्ट्स बाकी हैं। अगर नींद पूरी नहीं करोगे और बीमार पड़ गए तो परफॉर्म कैसे करोगे? अभी जल्दी से अपने रूम में जाकर सो जाओ। यह सुनकर आकर्ष की बोलती ही बंद हो गई। हालांकि अभी भी वह अंतरा और राजेश की तरह गरिमा को घूरे जा रहा था। गरिमा ने एक बार फिर पूछा, व्हाट्स रॉन्ग विद यू गाइस? ऐसे आंखें फाड़ कर मुझे क्यों देख रहे हो? आकर्ष समझ गया कि अभी इस बारे में गरिमा से बात करना बेकार है। उसने अंतरा और गरिमा से कहा, तुम दोनों बातें करो, मैं अपने रूम जाकर आराम करता हूँ। यह सुनकर गरिमा ने कहा, तुम इतने बड़े हो गए हो, फिर भी तुम्हारी माँ की तरह हर बात पर मुझे तुम्हें टोकना पड़ता है, तब जाकर तुम्हें बात समझ आती है। गरिमा ने हमेशा की तरह अपने बॉसी टोन में आकर्ष को ताना दिया। आकर्ष को भी अब यकीन हो गया था कि गरिमा एकदम नॉर्मल है, उसे कुछ नहीं हुआ। उसके बाद आकर्ष और राजेश कमरे से बाहर गए। अब वहां पर सिर्फ गरिमा और अंतरा थे। गरिमा रात को कहाँ गई थी, क्या हुआ, यह सब अंतरा पूछना चाहती थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि बात शुरू कहाँ से करे। गरिमा ने पहल की और कहा, अब आकर्ष के सामने क्या ही कहती, इसलिए उसको भागना पड़ा। यह सब गायत्री ने करवाया था। तुम्हारी कज़न अच्छी इंसान नहीं है। अंतरा चुपचाप गरिमा की बात सुन रही थी। गरिमा ने फिर कहा, कल मुझे जिस आदमी का कॉल आया था वह गायत्री का एक्स बॉयफ्रेंड था। यह सुनकर अंतरा हंसने लगी और गरिमा से कहा, मेरी कज़न बहुत टैलेंटेड है, जहाँ भी जाती है एक बॉयफ्रेंड तो ज़रूर बना लेती है। अंतरा की बात सुनकर गरिमा को भी हंसी आ गई। उसने आगे बताया, अगर मेरा अंदाज़ा सही है तो गायत्री ने तुम्हें टारगेट करने के लिए अपने बॉयफ्रेंड को मोहरा बनाया था, लेकिन जब तुम्हारा फ़ोन नहीं लगा तो उसने सीधा मुझे कॉल किया और लकीली मैं वहाँ चली भी गई। अगर तुम जाती तो आई एम श्योर गायत्री का प्लान ज़रूर कामयाब हो जाता। गरिमा ने जो भी बातें कही वह तो अंतरा को पता थी, लेकिन उसे बस यह समझ नहीं आ रहा था कि उस आदमी को गायत्री ने सिर्फ अंतरा का ही नंबर दिया होगा, तो फिर उसके पास गरिमा का नंबर कहाँ से आया? गरिमा ने जैसे अंतरा के मन की बात जान ली और उसने अंतरा से कहा, दरअसल वह आदमी मुझे जानता है, इसलिए उसने मुझे कॉल किया। यह सुनकर अंतरा हैरान रह गई। गरिमा ने अपनी बात आगे बढ़ाई, उसका नाम पॉल है। काफ़ी टाइम पहले वह अपने किसी काम से इंडिया आया था और हमारी मुलाकात हुई थी। तब मैं अपने 20s में थी, इंडस्ट्री में काम करना बस शुरू ही किया था। वो मुझे पसंद करता था, फिर नंबर एक्सचेंज हुए, हमारी चैटिंग वगैरह होती थी। वह इंडिया में था, तब काफ़ी मुलाकातें भी हुई। तब मैं भी किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं दिखती थी, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन कितना टिक पाता है। आखिर में ब्रेकअप तो होना ही था, लेकिन वो मुझसे कुछ ज़्यादा ही अटैच हो गया था। पॉल मुझे भुला नहीं पा रहा था, लेकिन यहाँ बर्लिन में उसकी मुलाकात गायत्री से हुई। मेरी कमी को पूरा करने के लिए शायद उसने गायत्री का हाथ थाम लिया था। हालांकि उन दोनों का रिलेशन भी
ज़्यादा लंबा नहीं चला। यह सब सुनकर अंतरा चौंक गई। उसने पूछा, तो क्या उसने गायत्री को तुम्हारे सब्स्टिट्यूट में रखा था? करीमा थोड़ा उदास होकर बोली, हाँ शायद, पर क्या मैं इतनी गई गुजरी हूँ कि गायत्री भी मेरा सब्स्टिट्यूट बन सकती है? यह सुनते ही अंतरा हंस पड़ी। गरिमा ने आगे कहा, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि गायत्री और उसकी माँ के अच्छे दिन अब खत्म होने को हैं। जरा सोचो, उन लोगों ने तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए जिस आदमी को मोहरा बनाया था वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड निकला। कितना बड़ा इत्तेफाक है। वह गायत्री दिन में सपने देख रही है कि उसका यह खेल तुम्हें हमेशा के लिए उसके रास्ते से हटा देगा। बाय द वे, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि गायत्री का दिमाग का कोई पेंच ढीला है? आखिर तुम्हारा नुकसान करके उसे क्या फायदा हो सकता है? वह पहले से ही अपने कैरेक्टर के लिए बदनाम है। यह सब करके क्या उसका नाम ठीक हो जाएगा? यह सुनकर अंतरा की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। उसने कहा, गायत्री फायदा नुकसान नहीं देखती। उसका हमेशा से बस एक ही मकसद रहा है कि मेरी उसकी जिंदगी से बेहतर नहीं होनी चाहिए। गरिमा ने कहा, समझ गई। वह तुमसे जलती है, इसलिए जब तुम और रुद्र साथ थे तब उसने जानबूझकर रुद्र से नाजायज रिश्ता बनाया, और अब जब तुम जिंदल परिवार की बहू बनने जा रही हो तो गायत्री वहां भी तुम्हारी जगह लेने की कोशिश कर रही है। उसे अपने हर एक जीजा के साथ चक्कर चलाने की बीमारी है क्या? अंतरा ने अपने कंधे उछालते हुए कहा, पता नहीं, मैंने तो अब गायत्री के बारे में सोचना ही बंद कर दिया है। यह सुनकर गरिमा ने बोला, सही किया। चलो अब उसके बारे में और बात नहीं करते। तुम्हें भी पूरी रात नींद नहीं आई होगी। जाओ एक अच्छी सी झपकी ले लो, वरना तुम्हें पांडा की आंखों जैसे बड़े बड़े डार्क सर्कल्स हो जाएंगे। फिर इंडिया में कोई तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। इतना कहने के बाद गरिमा ने फिर एक अंगड़ाई लेते हुए कहा, मैंने भी पूरी रात बहुत मेहनत की है, तो मुझे भी थोड़ा आराम करना है। अंतरा ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। उसे गरिमा की गर्दन पर हल्के निशान दिखे जो कि लव बाइट लग रहे थे। अंतरा समझ गई कि गरिमा को उसके बॉयफ्रेंड ने पूरी रात टॉर्चर किया होगा। हालांकि अंतरा को पता था कि गरिमा काफ़ी मैच्योर है। उसे पता है वो क्या कर रही है। अब तक काम के अलावा उसकी ज़िंदगी में और कुछ भी नहीं था। उसे एक पार्टनर की सख्त ज़रूरत थी। अंतरा अब बस यह उम्मीद कर रही थी कि गरिमा अपनी ज़िंदगी में खुश रहे। गरिमा के कमरे से निकलने के बाद अंतरा कॉरिडोर में चल रही थी। तभी अचानक आकर्ष ने अंतरा को अपने रूम में खींच लिया। वह गरिमा के बारे में जानने के लिए कब से अंतरा का इंतज़ार कर रहा था। आकर्ष ने बेसब्री से पूछा, अंतरा, गरिमा ठीक है ना? अंतरा आकर्ष को पूरी बात तो नहीं बता सकती थी, इसलिए उसने सिर्फ इतना बताया कि गरिमा बिल्कुल ठीक है। उसे एक खरोंच तक नहीं आई। फिलहाल वह बहुत थकी हुई है, इसलिए आराम करने के बाद एकदम नॉर्मल हो जाएगी। यह सुनकर आकर्ष ने एक गहरी सांस ली और सोफे पर धड़ाम से बैठकर बोला, थैंक गॉड, अब जाकर मेरे दिल को राहत मिली। अंतरा ने पूछा, तुम गरिमा को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे ना? आकर्ष ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, गरिमा ने मेरा हाथ तब थामा था जब मैं कुछ भी नहीं था। वह मेरे साथ हमेशा एक बड़ी बहन की तरह पेश आती है। कभी कभार मेरे फैंस सोशल मीडिया पर गरिमा को परेशान करते हैं। मैं अपने फैंस के नाम एक वीडियो बनाकर मेरे सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करना चाहता था कि कोई गरिमा को परेशान ना करे, पर गरिमा मुझे ऐसा करने ही नहीं देती। कहती है कि अगर फैंस नाराज़ हो गए तो मुझे बॉयकॉट कर देंगे और उसका मेरे करियर पर भी असर पड़ सकता है। वह मेरे लिए इतना कुछ सहती है, लेकिन मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाता। अंतरा ने आकर्ष को दिलासा देते हुए कहा, अगर तुम गरिमा के लिए कुछ करना चाहते हो तो और अच्छे से मेहनत करो और एक दिन ग्रैमी और ऑस्कर अवार्ड जीत कर दुनिया को बता दो कि गरिमा ने तुम्हें चुनकर सबसे बेस्ट डिसीजन लिया है। गरिमा के लिए इससे बड़ी गर्व की बात और क्या हो सकती है। आकर्ष अंतरा की बात से सहमत हुआ। आखिर में अंतरा ने कहा, चलो अब आराम करो, जब गरिमा उठेगी तब बाकी का डिस्कशन करेंगे। यह बोलकर अंतरा कमरे से निकल रही थी। तब आकर्ष अचानक बोल पड़ा, अंतरा, पता है अभी अभी मैंने गौर किया तुम पहले से बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही हो। यह सब तुम्हारे प्रेग्नेंट होने का असर है क्या? यह सुनकर अंतरा का हाथ उसके पेट के निचले हिस्से को सहलाने लगा और उसने मजाक में कहा, अरे हाँ, मैं तो माँ बनने वाली हूँ। आकर्ष ने भी तुरंत कहा, और मैं अंकल।
आकर्ष के यह बोलते ही दोनों हंसने लग गए। उसके बाद अंतरा आकर्ष को बाय बोलकर रूम से निकल गई। अपने कमरे में लौटने के बाद अंतरा की आंख लग गई। जब तक अंतरा की सारी थकावट मिट नहीं गई उसकी नींद नहीं टूटी। अचानक से जब उसकी आंख खुली तो उसने खिड़की के पर्दे हटाकर देखा। बाहर अंधेरा दिख रहा था। स्ट्रीट लाइट चल रही थी। उसने मोबाइल पर टाइम देखकर मन ही मन सोचा कि अब तक तो मिस्टर शैडो अपना काम खत्म करके घर लौट चुके होंगे। क्या वो दादी के साथ घर पर डिनर कर रहे होंगे या अभी तक अपनी उन मुसीबतों को निपटा रहे होंगे। अंतरा ने मिस्टर शैडो को कॉल लगाया। कुछ ही पल में मिस्टर शैडो ने कॉल उठाया। उसके आसपास से पीछे शोर शराबे की आवाज़ें आ रही थी। मिस्टर शैडो ने कहा, अंतरा, मैं अभी बार में हूँ। यह सुनकर अंतरा चौंक गई कि उसके मना करने के बाद भी मिस्टर शैडो फिर से बार में गया है। तब तक मिस्टर शैडो ने आगे बताया, फेमस कार डिजाइनर फिर एक बार मुझे यहाँ खींच लाया है, लेकिन उसने इतनी पी ली है कि खुद ही बेहोश हो गया। यह सुनकर अंतरा ने पूछा, लेकिन ऋषभ इतनी कब से पीने लगा? अब तक मिस्टर शैडो उठकर एक शांत जगह पर आ गया था और उसने भरोसा दिया कि अंतरा ऋषभ की फिक्र ना करे, वह ऋषभ को उसके घर पहुंचा देगा। उसके बाद मिस्टर शैडो ने गरिमा का हालचाल पूछा। अंतरा ने बताया कि वह बिल्कुल ठीक है। आखिर में मिस्टर शैडो ने अंतरा से पूछा, वैसे तुम कौन सी डेट को लौट रही हो? मैं तुम्हें पिक करने आऊँगा। यह सुनते ही अंतरा ने मना करते हुए कहा, सॉरी, लेकिन आपसे पहले तन्वी ने बुकिंग कर ली है। वह मुझे पिक करने आने वाली है। दरअसल उसने कुछ प्लान कर रखा है। हमारी शादी से पहले वह मेरे साथ सेलिब्रेट करना चाहती है। हालांकि मैं आपको इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि मैं 23 को वापस आ रही हूँ। मिस्टर शैडो ने अंतरा को उसके लिए मना नहीं किया। उसने अंतरा को सिर्फ इतना बताया कि वह जहाँ भी जाए अपना ख्याल रखे और शराब तो बिल्कुल ना पिए। मिस्टर शैडो की बात खत्म होते ही अंतरा ने जवाब दिया, मुझे पता है, और हाँ, आपका एक हफ्ता खत्म होने में अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं। यह सुनते ही मिस्टर शैडो ने कहा, मुझे याद है, 23 को तुम तन्वी के साथ वक्त बिताओ। तब तक मैं अपने मामले निपटा दूंगा। बर्लिन में आखिरी 4 दिन कब गुजर गए पता ही नहीं चला। अंतरा जब लैंड होकर एयरपोर्ट के बाहर निकली तब तन्वी पहले से ही वहां खड़ी थी। अंतरा के आते ही वह उसके गले लग गई। उसके बाद दोनों ने मिलकर सामान गाड़ी में डाला और वहां से निकल गए। तन्वी ने गाड़ी चलाते हुए कहा, मैं तेरे लिए एक बैचलर पार्टी प्लान कर रही हूँ। अब तेरे सिंगल रहने के ज़्यादा दिन नहीं बचे, तो एंजॉय कर ले। एक बार शादी हो जाएगी फिर घर परिवार, बच्चे, पति, किचन, बाथरूम, इन सब का ख्याल रखने में ही तेरी जिंदगी बीत जाएगी। तू इतनी बिजी हो जाएगी कि व्हाट्सएप मैसेज का भी 2 दिन बाद रिप्लाई दे पाएगी। यह सुनकर अंतरा हंस पड़ी। उसने कहा, इतना भी बुरा हाल नहीं होता। जब तू शादी करेगी तब तुझे भी समझ आ जाएगा। इसके जवाब में तन्वी ने कहा, पॉसिबल ही नहीं है। इस जन्म में तो मैं शादी करने से रही, सिवाय कि कोई महान आदमी मुझे मिल जाए। तन्वी की बात सुनकर अंतरा ने पूछा, मतलब तेरा आइडल आकर्ष छाबरा भी महान आदमी की कैटेगरी में नहीं आता? जवाब में तन्वी ने कहा, देख यार, आइडल आइडल होता है। हम किसी के फैन होते हैं तो हमें हमेशा यही लगता है कि काश मेरी इसके साथ शादी हो जाए। मैं भी ऐसा ही सोचती थी, लेकिन जब मैं असली आकर्ष छाबरा के कांटेक्ट में आई तब समझ आया कि मुझे आकर्ष छाबरा सेलिब्रिटी पसंद है, लेकिन असली आकर्ष छाबरा नहीं। तू फर्क समझ रही है ना? अभी भी जब आकर्ष मेरे सामने होता है तो मेरा दिल जोर से धड़कने लगता है। मैं शर्मा जाती हूँ, लेकिन उसके साथ शादी बिल्कुल नहीं कर सकती। इसलिए इस शादी के माया जाल से तो मुझे दूर ही रख। यह सुनकर अंतरा ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मुझे अगर कोई ऐसा मिल गया जो तुझे सच्चे दिल से प्यार करता है तब क्या करेगी? अंतरा की बात सुनकर तन्वी हंस पड़ी। उसने कहा, पहली बात तो आदमी के पास दिल ही कहाँ होता है, इसलिए सच्चे या झूठे का तो सवाल ही नहीं है। हालांकि तेरा मिस्टर शैडो इसमें थोड़ा अलग है, और मैं इतनी लकी नहीं हूँ कि मुझे कोई ऐसा अनोखा आदमी मिलेगा जिसके लिए मैं कह सकूं कि मेरा वाला अलग है। अंतरा ने पूछा कि तन्वी को कैसे पता कि उसे ऐसा आदमी कभी नहीं मिलेगा? तन्वी ने कहा, मुझे बस पता है, और यह विक्रांत तो दिन में सपने देख रहा है कि मैं उसके साथ रिलेशनशिप में रहूंगी। यह सुनकर अंतरा ने हैरानी के साथ पूछा, क्यों?
उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया? तन्वी ने चिढ़ते हुए आगे बताया। क्या किया मतलब? अरे वह मेरे डैड से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, हर बात पर किचकिच करता रहता है। मैं कोई बच्ची हूं क्या? बहुत इरिटेट करता है खड़ूस साला। तन्वी की बात सुनकर अंतरा ने कुछ नहीं कहा। उसे पता था कि तन्वी बचपन से ही ऐसी है, वह किसी की बात नहीं मानती। उसे कोई काबू नहीं कर सकता। अगर कोई प्यार से बात करके उसे समझाएगा तो वह समझ जाती है, लेकिन अगर किसी ने उसे कहा कि यह करना पड़ेगा तो वह हरगिज नहीं करेगी। अंतरा ने खिड़की के बाहर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उसने सोचा कि उसे विक्रांत के साथ एक बार बात करनी पड़ेगी। विक्रांत को यह बताना पड़ेगा कि तन्वी एक जंगली घोड़े की तरह है। उसे दौड़ने के लिए खुला मैदान चाहिए। पिंजरे में बंद होना तन्वी की फितरत नहीं है। अंतरा यह सब सोच रही थी कि तब गाड़ी एक सिग्नल पर आकर रुकी। अचानक तन्वी ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, अरे वह देख गायत्री। अंतरा ने भी उस तरफ देखा। फुटपाथ पर महेश चले जा रहा था और गायत्री कुछ बोलते बोलते उसके पीछे चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह महेश को किसी बात के लिए मनाने की कोशिश कर रही थी। तन्वी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, गायत्री अब तो खुलेआम बेशर्मी पर उतर आई है। अंतरा ने देखा कि चलते चलते अचानक गायत्री अपने घुटनों पर आ गई और महेश का पैर पकड़ लिया। महेश अपना पैर छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन गायत्री छोड़ ही नहीं रही थी। वह रोते हुए ऊपर महेश की तरफ देखकर कुछ बोल रही थी। महेश का चेहरा गुस्से से लाल हो रखा था। अगर वह सड़क पर इतने सारे लोगों के सामने नहीं होता तो गायत्री को लात मारकर खुद से दूर कर चुका होता। तन्वी ने कहा, तू इतने दिन से बाहर थी, इसलिए शायद तुझे न्यूज़ नहीं मिली होगी। सुनने में आया है कि महेश और गायत्री का भी अफेयर चल रहा था। यह सुनकर अंतरा चौंक गई। तन्वी हंस पड़ी और उसने कहा, इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है? गायत्री और उसकी माँ दोनों ही रखैल बनकर लोगों के घर में आग लगाती आई है। जाहिर सी बात है कि एक दिन उसने खुद के घर में भी आग लगानी ही थी। मैं तो यह सोच रही हूँ कि जब लता को यह पता चला होगा कि उसकी बेटी ही उसके पति की रखैल है तो उसने तो खून की उल्टी कर दी होगी। तन्वी के यह कहते ही सिग्नल ग्रीन हुआ और तन्वी ने हंसते हुए धीरे से गाड़ी आगे बढ़ाई। अंतरा अभी भी सदमे में थी। तन्वी ने उसे बताया कि गायत्री, लता और महेश तीनों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। गाड़ी महेश और गायत्री को क्रॉस करके आगे बढ़ने लगी। अंतरा ने उन दोनों पर से अपनी नज़र हटाकर तन्वी से पूछा, लेकिन एग्जैक्टली हुआ क्या है? यह सुनकर तन्वी ऐसे बताने लगी जैसे कोई खुशखबरी दे रही हो। उसने कहा, महेश और लता का किसी बात पर झगड़ा हो गया। महेश को इतना गुस्सा आ गया कि उसने लता और गायत्री दोनों को उसी वक्त घर से बाहर निकाल दिया। और यही नहीं, महेश ने लता के अकाउंट से सारे पैसे भी निकाल दिए। माँ बेटी दोनों बेघर हो गए। उन लोगों के पास 1 रुपया भी नहीं है। और यह सब सुनकर मेरे दिल को जो ठंडक मिली है, आय हाय, उन लोगों को अपने कर्मों की सजा मिलनी शुरू हो गई है। तन्वी यह बोल ही रही थी, तब उसका फ़ोन बजा। वह विक्रांत का कॉल था। तन्वी ने कॉल उठाकर सीधे कह दिया, देखो विक्रांत, आज मैंने ऑफिशियल छुट्टी ली है। चाहे कितना भी अर्जेंट काम हो, मैं ऑफिस नहीं जाने वाली। मेरा आज अंतरा के साथ कुछ प्लान है। अब मैं फ़ोन रख रही हूँ, दोबारा मुझे फ़ोन मत करना, बाय। यह बोलकर तन्वी फ़ोन रखने ही जा रही थी कि वह चौंक गई। उसने फ़ोन पर कहा, ऋषभ, लेकिन तुमने विक्रांत के फ़ोन से मुझे क्यों कॉल किया है? सामने से ऋषभ ने चिढ़ते हुए जवाब दिया, अरे तो मुझे बोलने का मौका दोगी तब बताऊंगा ना। मेरे फ़ोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, इसलिए मैंने भाई के फ़ोन से कॉल किया। अंतरा का फ़ोन कब से बंद आ रहा है। भाई ने बताया कि अंतरा तुम्हारे साथ होनी चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया है। यह सुनकर तन्वी ने अंतरा की तरफ देखकर बताया कि फ्लाइट से उतरने के बाद शायद वह अपना फ़ोन स्विच ऑन करना भूल गई। अंतरा ने तुरंत अपना फ़ोन चेक किया और ऑन कर दिया। तन्वी ने ऋषभ से कहा, अब अंतरा ने अपना फ़ोन ऑन कर लिया है, लेकिन अगर अर्जेंट है तो मेरे फ़ोन से ही अंतरा से बात कर लो, मैं उसे फ़ोन दे रही हूँ। लेकिन ऋषभ ने तन्वी को रोकते हुए कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं एक लोकेशन भेज रहा हूँ, अंतरा को लेकर सीधा वहीं पर पहुँचो। यह सुनते ही तन्वी ने सतर्क होकर पूछा, ऐसे कैसे कहीं पर भी लेकर आ जाऊँ? पहले मुझे अंतरा को पूछना पड़ेगा कि वह वहाँ जाना चाहती है या नहीं। तन्वी के यह कहते ही ऋषभ चिढ़ गया और उसने कहा,
तुम उसकी लॉयर बनना बंद करो और उसे सिर्फ इतना बताओ कि उस जगह पर पहुंचने के बाद उसे उसकी माँ की मौत की सच्चाई पता चल जाएगी। यह सुनते ही तन्वी हैरान रह गई। उसने गाड़ी साइड पर पार्क की और ऋषभ का मैसेज उसे बताया। अंतरा भी यह जानकर दंग रह गई। तब तक तन्वी के फ़ोन पर जीपीएस लोकेशन आ गया था। तन्वी ने मैप पर वह लोकेशन देखकर कहा, यह लोकेशन तो शहर के बाहर का दिखा रहा है। कोई सुनसान जगह लग रही है। अंतरा जाना है या नहीं, यह फैसला तुम्हारा है। अंतरा के चेहरे पर उसका फैसला साफ दिख रहा था। उसने कहा, वह जगह कितनी भी सुनसान हो, मैं वहां जरूर जाऊंगी। तन्वी और अंतरा दोनों को पता था कि भले ही ऋषभ का नेचर कैसा भी हो, लेकिन वह इस मामले को लेकर झूठ नहीं बोलेगा। तन्वी ने मैप पर नेविगेशन ऑन किया और उस दिशा में गाड़ी दौड़ाई। थोड़ी देर बाद अचानक से तन्वी को कुछ याद आया और उसने अंतरा से कहा, मुझे लगता है तुम्हें मिस्टर शैडो को इस बारे में बता देना चाहिए। यह सुनकर अंतरा ने अपना सिर हाँ में हिलाया और मिस्टर शैडो को कॉल लगाया। घंटी बजती रही लेकिन मिस्टर शैडो ने कॉल नहीं उठाया। अंतरा की भौहें उठ गई। उसने फिर से डायल किया लेकिन दूसरी बार भी कोई जवाब नहीं आया। अब अंतरा को थोड़ी घबराहट होने लगी। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि मिस्टर शैडो ने अंतरा का कॉल ना उठाया हो। उसने एक बार फिर नंबर डायल किया। दूसरी तरफ मिस्टर शैडो के फ़ोन की स्क्रीन पर अंतरा कॉलिंग लिखा आ रहा था। कुछ सेकंड्स बाद कॉल डिस्कनेक्ट हुआ। यह देखकर डेविड ने राहत की सांस ली। मिस्टर शैडो का फ़ोन उसके असिस्टेंट डेविड के हाथ में था। डेविड को पता था कि उसके बॉस के बहुत सारे सीक्रेट हैं और ऊपर से उसकी लेडी बॉस भी बहुत स्मार्ट है। अगर उसने कॉल उठा लिया और सामने से लेडी बॉस ने 4 सवाल पूछ लिए तो वह कोई जवाब नहीं दे पाता और उसके बॉस के लिए मुसीबत हो जाती वो अलग। डेविड फिलहाल एक बहुत बड़े लॉयर के ऑफिस में था। मिस्टर शैडो लगभग पिछले 2 घंटे से लॉयर के कैबिन में बैठा था। कुछ देर बाद मिस्टर शैडो के फ़ोन पर फिर से लेडी बॉस का कॉल आया। डेविड इतना पैनिक हो गया कि उसके हाथ से फ़ोन लगभग गिरने वाला था। फिर एक बार डेविड कॉल डिस्कनेक्ट होने का इंतज़ार करने लगा, लेकिन तब तक लॉयर के कैबिन का दरवाज़ा खुला और मिस्टर शैडो बाहर आया। डेविड को जैसे भगवान मिल गया हो, वह वैसे ही मिस्टर शैडो की तरफ दौड़ा। मिस्टर शैडो फिलहाल कोई गहरी सोच में था। डेविड ने उसके पास जाकर फ़ोन देते हुए कहा, बॉस, मैम कब से कॉल कर रही हैं। यह सुनकर मिस्टर शैडो अपने ख्यालों से बाहर आया और डेविड से पूछा, तुमने उठाया क्यों नहीं। इसके जवाब में डेविड ने बताया, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, आप ही कॉल बैक कर लीजिए। मिस्टर शैडो ने डेविड के हाथ से फ़ोन तो लिया लेकिन कॉल बैक करने में वह हिचकिचा रहा था। उसने डेविड से कहा, पहले यहाँ से बाहर निकलते हैं। यह सुनकर डेविड ने हाँ में अपना सिर हिलाया और दोनों ऑफिस से बाहर निकलने लगे। मिस्टर शैडो को गहरी सोच में देखकर डेविड ने पूछा, आप कॉल बैक नहीं कर रहे बॉस। इसके जवाब में मिस्टर शैडो ने एक गहरी सांस लेकर कहा, मैं नहीं चाहता कि प्रेगनेंसी में अंतरा कोई टेंशन ले। जब यह काम हो जाएगा और रिजल्ट मिल जाएगा तब मैं धीरे धीरे अंतरा को बता दूंगा। मिस्टर शैडो के यह बोलने तक वह लोग अपनी गाड़ी के पास पहुंच गए थे। डेविड ड्राइविंग सीट पर बैठा और मिस्टर शैडो पीछे वाली सीट पर। थकावट के मारे वह सीट को टेक कर बैठ गया और अपनी उंगलियों से आंखों को रगड़ने लगा। डेविड ने रियरव्यू मिरर में देखकर पूछा, बॉस, लॉयर ने क्या कहा। मिस्टर शैडो ने एक गहरी सांस छोड़ी और बताया, जब वह हादसा हुआ था तब कोई गवाह मौजूद नहीं था, इसलिए यह पता लगाना मुश्किल है कि वह एक मर्डर था या हादसा। यह सुनकर डेविड ने सुझाव दिया, अगर मधु आहूजा कबूल कर ले तो फिर तो उसे सज़ा दिलाने के लिए सबूत ढूंढने की ज़रूरत नहीं है ना। मिस्टर शैडो ने डेविड को समझाया, वह ऐसी बात कबूल थोड़ी करेगी, हमें सबूत और गवाह तो चाहिए ही। इस बात को लगभग 25 साल हो गए हैं। मधु आहूजा ने जानबूझकर घर में आग लगाई थी और मुझे उस आग में छोड़ दिया था। इस बात को साबित करने के लिए ना ही हमारे पास कोई सबूत है और ना ही कोई गवाह। यहाँ तक कि पड़ोसियों को भी इस बात का पता नहीं था। यह सुनकर डेविड ने पूछा, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि कानून के हिसाब से ऐसी कोई घटना घटी ही नहीं थी। मतलब मधु आहूजा और उसके बेटे को सज़ा दिलाने का कोई रास्ता नहीं है।
मिस्टर शैडो ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। अभी थोड़ी देर पहले जब उसकी लॉयर के साथ बात हुई थी तब लॉयर ने मिस्टर शैडो को यही कहा। आहूजा खानदान ने रणवीर आहूजा का डेथ सर्टिफिकेट भी हासिल कर लिया है। दुनिया की नज़र में रणवीर आहूजा उसी आग में जलकर मर गया है, इसलिए हमें पहले तो यह साबित करना पड़ेगा कि आप खुद रणवीर आहूजा हैं। मिस्टर शैडो समझ रहा था कि लॉयर की बात का क्या मतलब है।